गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फरवरी फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ ये करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराए गए हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कोविड-19 महामारी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट 2020-21 सीजन के लिए रद्द कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी को 2020-21 सीजन जो इसका होने वाला था, इसको रद्द कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी 1934-35 से खेली जा रही है। पहला टूर्नामेंट इन वर्षों में खेला गया था। साथ ही रणजी ट्रॉफी जो है ये इंडिया के पहले टेस्ट क्रिकेटर जो रह चुके हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला, रणजीत सिंह जी, इनके नाम पर ये टूर्नामेंट खेला जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी ये वनडे इंटरनेशनल इवेंट होता है, यानी 50 ओवर्स का ये मैच होता है इसमें। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये T20 इवेंट होता है। और वीनू मांकड़ ट्रॉफी ये अंडर 19 का एक टूर्नामेंट होता है। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये रणजी ट्रॉफी है ये राउंड रॉबिन मैचेस इसमें खेले जाते हैं। यानी कि राउंड रॉबिन का देखिए मतलब ये होता है कि हर एक टीम दूसरी टीम से एक मैच जरूर खेलेगी। मान लीजिए 8 टीम है तो 8 टीमें एक दूसरे से मैच खेलेंगी। उसके बाद फ्रेंड्स नॉकआउट मैच जो इसमें खेले जाते हैं, यानी जो टीम हारी वो टूर्नामेंट से बाहर, ये फ्रेंड्स 5 दिन तक इसमें खेले जाते हैं। साथ ही रणजी में जो है 38 टीम्स प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं जो खेलती हैं। डेविस शहर जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया था, ये किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कैलिफोर्निया स्टेट जो है यहाँ पर ये है, ये सिटी ऑफ डेविस। तो यहाँ पर हाल ही में महात्मा गांधी का एक स्टैचू जो है उसको तोड़ दिया गया है। पहली बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को किस वर्ष पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स ये पेश किया गया था 2017 में। 2016 तक क्या था कि जो यूनियन बजट है वो फरवरी का जो भी लास्ट वर्किंग डे है उस दिन पेश किया जाता था। लेकिन जो हमारे 2017 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली जी, उन्होंने क्या किया कि 2017 से 1 फरवरी बना लिया कि 1 फरवरी से यूनियन बजट पेश किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इस बार का अब जो बजट पेश होने वाला है 2021-22 का, ये फ्रेंड्स जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इनका 3rd बजट है। और इस बार का जो बजट है ये पेपरलेस होने वाला है, यानी कि कोई भी पेपर पर ये बजट नहीं छपा है। सीधा आप यूनियन बजट मोबाइल ऐप से इस बजट को कवर कर सकते हैं, यहां से इसको पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी नए चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं फ्रेंड्स राम सेवक शर्मा, और इन्होंने इंदु भूषण जी को रिप्लेस किया है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि राम सेवक शर्मा जो हैं ये जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। और हाल ही में फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोविड-19 से रिलेटेड एक कमेटी बनाई थी, जो हमारा कोविन जो वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। तो इसमें भी RS शर्मा जो है चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। एक तो RS शर्मा जो है ये बनाए गए हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। दूसरा ये कि जो हाल ही में कमेटी बनाई गई थी, एम्पावर्ड कमेटी जो बनाई गई थी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर, उसके चेयरपर्सन भी RS शर्मा ही रहे हैं, राम सेवक शर्मा ही रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है फ्रेंड्स जे शाह। जे शाह जो है ये BCCI के सेक्रेटरी हैं। प्रबुद्ध भारत या जागृत भारत स्वामी विवेकानंद द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई है 1996 में। ये एक जर्नल है या फिर एक आप इसको मैगजीन, पत्रिका कह सकते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी 125वीं एनिवर्सरी को एड्रेस किया है। 125वीं एनिवर्सरी इसकी बनाई गई है। और फ्रेंड्स ये जो पत्रिका है ये जो इसका पब्लिकेशन जो है पहले चेन्नई से होता था 1896 में, लेकिन अब जो इसका पब्लिकेशन है ये अद्वैत आश्रम मायावती उत्तराखंड में, यहां से ये शुरू किया गया है। द एनिमल्स गिटार वादक हिल्टन वैलेंटाइन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश से थे? तो जो ये फ्रेंड्स द एनिमल्स लिखा है ये बैंड है, तो इसके गिटार वादक रहे हैं हिल्टन वैलेंटाइन। तो काफी फेमस ये रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे।
कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP, जिसमें ब्रिटेन शामिल होने के लिए हाल ही में आवेदन कर रहा है, इसमें कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स इसमें 11 सदस्य हैं और ब्रिटेन ने हाल ही में कहा है कि हम भी इसकी सदस्यता चाहते हैं। और कौन कौन से हैं ये? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, फ्रेंड जो ये चिली है इसको स्पेनिश में बोलते हैं चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। 2021 सीजन के लिए खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो फ्रेंड्स आप खोपरा जानते होंगे, जिसे खोपा भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है 10,335 रुपीज पर क्विंटल। और आपको पता होगा कि जो ये कोपरा है, जो कोकोनट होता है ना फ्रेंड्स, तो उसका जो ड्राइड सूखा हुआ जो पार्ट बन जाता है उसको कोपरा बोलते हैं। और इसी से ही जो ऑयल बनता है, जो कोकोनट ऑयल होता है, वो भी इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इन सभी की कैपिटल भी यहाँ पर लिखी गई है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए स्क्रीनशॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इनमें से किसी न किसी कंट्री की कैपिटल या फिर करेंसी पूछ ली जाती है। तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है यह है नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की है बिश्केक, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद, ताजिकिस्तान की है दुशानबे और तुर्कमेनिस्तान की है अशकाबाद। साथ ही अफगानिस्तान की है काबुल। किस देश ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है फ्रेंड्स नेपाल ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नेपाल में अरुण रिवर बहती है, तो उसी से जुड़ा है ये अरुण जल विद्युत परियोजना। और आपको ये भी मालूम होगा कि काला पानी डिस्प्यूट भारत और नेपाल के बीच में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दरअसल क्वेश्चन ये है कि जो लीपू लेक है, लीपू लेक में ये लीपू लेक पास जो है, माउंटेन पास, यहीं पर ये काला पानी एरिया है। तो ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के पास है, तो उत्तराखंड का बॉर्डर इससे साझा करता है। साथ ही आपको ये मालूम होगा कि 1816 में सगौली ट्रीटी एक साइन हुई थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो उसके तहत ये कहा गया था कि जो काली रिवर है ये नेपाल और इंडिया के बीच की बाउंड्री बनाएगा। तो अब नेपाल कहता है कि काली रिवर के जो ये काला पानी है, इसके जो रिवर का जो वेस्ट वाला एरिया है तो वो भी हमारा है, लेकिन इंडिया कहती है कि जो काला पानी का जो ईस्ट है वो बॉर्डर है। तो ये पूरी जो है यहाँ पर फसाद की जड़ है। तो ये आप याद रखना कि काला पानी ये भारत और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट एरिया है। साथ ही आपको ये भी मालूम होगा कि नेपाल प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में यहाँ की जो संसद है इसको डिसॉल्व कर दिया है। भारत सरकार और किस बैंक ने भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के साथ। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है शंघाई में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला में और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। अगर हम देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम और इसको डीप में पढ़ें तो जो भारत का स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, जिसे आप स्टार्स प्रोग्राम भी कहते हैं, तो इसके लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता साइन किया है। और इसके तहत जो है जो 6 स्टेट्स के जो स्कूल एजुकेशन है उसको इंप्रूव किया जाएगा। ये 6 स्टेट्स कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम इंडिया और वर्ल्ड बैंक से जुड़े हाल ही के लोन्स की बात करें तो फ्रेंड्स जो गरीब लोग हैं उनको कोविड-19 के इम्पैक्ट से बचाने के लिए भी वर्ल्ड बैंक के साथ भारत ने 400 मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया था। साथ ही फ्रेंड्स इंडिया ने 500 मिलियन यूएस डॉलर का एक प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड बैंक के साथ किया था, जिसके तहत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो नेशनल हाईवेज हैं उनको सेफ एंड ग्रीन बनाया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वेस्ट बंगाल में वाटरवेज के इंप्रूवमेंट के लिए 105 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी अप्रूव किया है। साथ ही वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 750 मिलियन यूएस डॉलर का एक एग्रीमेंट भी साइन किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने फ्रेंड्स जो भारत में डैम है उनकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी साइन किया है भारत के साथ। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए 120 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी भारत के लिए अप्रूव किया है।
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है वेंकैया नायडू जी ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं ये है अर्जुन मुंडा। निम्नलिखित में से कौन ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करने वाली देश में पहली मेट्रो बन गई है? तो ये मेट्रो बनी है फ्रेंड्स लखनऊ मेट्रो। साथ ही आपको जब अल्ट्रावायलेट रेस की बात हो रही है तो इसके बारे में 2 पॉइंट आपको जानने चाहिए। एक तो ये कि ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड रहती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप एसएससी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से सबसे हार्मफुल कौन सी रेज होती हैं? तो आंसर होगा जो अल्ट्रावायलेट सी रेज होती हैं, मोस्ट हार्मफुल होती हैं। और फ्रेंड, जो अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं ये भी हार्मफुल होती हैं, और ये सनबर्न का जो कारण होता है ये अल्ट्रावायलेट बी रेज ही होती हैं। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लद्दाख के विकास को तेज करने के लिए इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फ्रेंड्स CSIR ने। और CSIR के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये है डॉक्टर शेखर C मांडे। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में जो NTPC एग्जाम चल रहे हैं उनमें ये पूछा गया था कि जो CSIR है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का नया चरण किस राज्य ने शुरू किया है? फ्रेंड्स, नाम याद रखना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो जहां भी इसे आएगा तो आंसर होगा राजस्थान। तो फ्रेंड्स, इसके तहत वही जो 5 लाख का आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा जो भी बेनिफिशरीज होंगे। और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। निम्नलिखित में से कौन एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। और ये जो है 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है नियर कुरेबर। कुरेबर जो है ये उत्तर प्रदेश में आता है, एक टाउन है। तो यहां पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है ताकि अगर इमरजेंसी हो तो यहीं पर लैंड कर सके। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है इसके लिए यूपी गवर्नमेंट के साथ ज्यूरिक फर्म है, इसने एग्रीमेंट साइन किया है। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने कास्ट आइडेंटिटी स्टिकर्स कार्स और बाइक के पीछे जो लोग लगाते हैं उसको बैन कर दिया है। साथ ही जो सिख गुरुओं का इतिहास है वो भी यहाँ पर स्कूल सिलेबस में ऐड किया जाएगा। साथ ही विरासत स्कीम भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। और यहाँ की जो कीथम लेक है जिसे सूर सरोवर बोलते हैं, आगरा के पास है, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से हर घर नल योजना इसकी शुरुआत की है। साथ ही यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ ने यू राइस पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मिशन शक्ति भी चलाया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए। साथ ही 36,402 करोड़ की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। और उत्तर प्रदेश CM ने बाल श्रमिक विद्या योजना को भी मंजूरी दी है। साथ ही फ्रेंड्स, भारत की जो बिगेस्ट फिल्म सिटी है ये नोएडा में बनने वाली है। और यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ ने, अगर आप अपना कोई कोविड टेस्ट सेंटर अपने घर के आसपास लोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा कोविड केंद्र इस ऐप को भी लॉन्च किया है। साथ ही हाथ धोना रोके कोरोना इस कैंपेन को भी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। स्टार्टअप फंड भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। साथ ही NRI यूनिफाइड पोर्टल भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और इंडिया की पहली ब्लॉकचेन इनेबल्ड रूफटॉप सोलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर आरोग्य मेले की भी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के जो CM है इन्होंने फर्रुखाबाद में आरोग्य मेला इसको शुरू किया है। साथ ही फ्रेंड, किसान कल्याण मिशन इसको भी लॉन्च किया गया है। और इंडिया में जो है फर्स्ट वीमेंस टीम जो कि डिजास्टर कॉम्बैट में अपना शामिल होंगी, ये भी उत्तर प्रदेश में इनको लॉन्च किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को भी इनॉग्रेट किया है CM योगी आदित्यनाथ ने। और लास्ट है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने उद्यम सारथी ऐप को भी लॉन्च किया है। तो ये सभी हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यानी यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग के लिए भारत ने किस समर्थन राशि का वादा किया है, यानी प्लेज किया है, कमिट किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, $1,50,000 का। साथ ही फ्रेंड, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में ये हैं TS तिरुमूर्ति।
निम्नलिखित में से किसने एक्वा पुनर्जीवन संयंत्र का अनावरण किया जो कि शोधित अपशिष्ट जल के जरिए जैविक खेती के मॉडल को सुविधाजनक बनाता है? यानी जो वेस्ट वाटर है उसको इस तरह से कुछ साफ किया जा सकता है ताकि वो एग्रीकल्चर में यूज हो सके। तो फ्रेंड्स ये बनाया है CSIR दुर्गापुर ने। CMERI का मतलब हुआ सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुर में है। तो इसने ये संयंत्र बनाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 को मंजूरी दी है? यानी इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 से 30। तो ये दी है फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये हैं मनोज सिन्हा, और कैपिटल है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है, और श्रीनगर जो है यहाँ की समर कैपिटल है। साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में DDC इलेक्शन हुए थे। बीजेपी जो है यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। साथ ही फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर ने नाफेड के साथ भी MOU साइन किया था ताकि जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसको एक अच्छा ग्लोबल मार्केट मिल सके। साथ ही यहाँ के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को की तरफ से एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अवार्ड मिला गया है। साथ ही फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च किया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए। और आपको मालूम होगा कि अब तक जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन अब भारत सरकार ने कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड कर दिया गया है। तो अब टोटल 5 यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने सतर्क नागरिक ऐप भी लॉन्च की है। और फ्रेंड्स जो यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का जो कैडर है इसको अब AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज इस कैडर के साथ मिक्स कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने NEC-BDC यानी नॉर्थ ईस्ट केन एंड बम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ एक पैक्ट भी साइन किया है ताकि बम्बू सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसमें एक तरफ भारतीय राजदूत हैं और दूसरी तरफ देश हैं, किसमें है ये सही ढंग से मेल खाता है? तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं। मोनिका, कपिल, मोहता, इनको जो है फ्रेंड्स लिंस्टेनस्टीन यहां पर भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया है। तन्मय लाल इनको लातविया में किया गया है, और R मसाकुई इनको बहामास में नियुक्त किया गया है भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर। साथ ही अगर इन सभी की कैपिटल देखें तो फ्रेंड जो लिस्टेनस्टीन है इसकी कैपिटल है वादुज, और लातविया इसकी कैपिटल है रीगा, बहामास की कैपिटल है नासाउ। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री क्लारिस लीचमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश से थी? तो फ्रेंड्स ये यूनाइटेड स्टेट्स से थी। डच वैज्ञानिक पॉल जे क्रुटजन का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष उन्होंने रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? फ्रेंड जब भी डच की बात आती है, डच मतलब होता है कि नीदरलैंड के थे। तो फ्रेंड्स इन्होंने 1995 में नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री के लिए, और इनका जो कार्य क्षेत्र है ये ओजोन होल पर इन्होंने शोध किया था। लेकिन इन्होंने अकेले नहीं जीता था, 2 लोग और शामिल थे इनके साथ, F शेरवुड रोलैंड और मारियो जे मोलिना। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन्होंने एक टर्म भी इजाद किया था जो उसको बोलते थे एंथ्रोपोसीन, तो इसको भी इन्होंने टर्म को इजाद किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत की रैंक है 10वीं, और इस इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर में। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि इसमें 27 डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं और 4 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? तो ये 4 कैटेगरीज हैं, पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, हेल्थ इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजीज एंड हेल्थ सर्विसेज। फ्रेंड देखिए, अगर आप बैंक के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि अब करंट अफेयर जो है डीप में पढ़ने पड़ेंगे, तो इस तरह की चीजें भी आपको यहां पर मालूम होनी चाहिए। 2021-2022 इंडो फ्रेंच पर्यावरण वर्ष कितने विषयों पर आधारित होगा? द इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट ओवर द पीरियड 2021-2022 वुड बी बेस्ड ऑन हाउ मेनी थीम्स? देखिए, तो भारत सरकार है ये 2021-2022 को इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट के रूप में मना रही है। तो इसमें कुछ थीम्स भी इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, तो ये टोटल 5 थीम्स हैं। और कौन कौन से थीम्स हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, और लास्ट थीम है डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी। किस राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों को
अब केवल गौमूत्र से बने फिनाइल से साफ किया जाएगा। इन विच स्टेट ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस विल नाउ बी क्लीन्ड विद फिनाइल मेड ऑफ काउ यूरिन ओनली। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और आपको ये भी मालूम होगा कि काउ कैबिनेट हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई थी। मध्य प्रदेश से जुड़ी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लें जो कि आपके स्टैटिक जीके को कवर करती है, तो देखिए मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी है, और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। अगर हम साइज की बात करें, एरिया वाइज करें, तो मध्य प्रदेश जो है सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। और फ्रेंड्स यहाँ के देवास में बैंक नोट प्रेस लोकेटेड है। साथ ही नेपानगर ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। कई बार रेलवे और एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपानगर किस लिए जाना जाता है। साथ ही भगोरिया ट्राइबल फेस्टिवल, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो कि ग्वालियर में मनाया जाता है, कालिदास समारोह उज्जैन, नर्मदा फेस्टिवल, साथ ही कान्हा, कूनो, बांधवगढ़ ये सभी नेशनल पार्क, धुआंधार फॉल, माहेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट एंड अमरकंटक ये सभी मध्य प्रदेश में है। साथ ही टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, उदयगिरी केव्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और पचमारी हिल स्टेशन ये सभी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक जिला एक शिल्प इस कैंपेन को लॉन्च किया है, और टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। साथ ही मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में धर्म स्वतंत्र रिलीजियस फ्रीडम बिल इसको भी पास किया है, अप्रूव किया है। साथ ही एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु स्कीम स्किल्ड वर्कर्स के लिए लॉन्च की है। साथ ही आपको मालूम होगा कि हाल ही में लेपर्ड सेंसस के आंकड़े आए हैं, तो मध्य प्रदेश जिसको कि टाइगर स्टेट बोला जाता है, अब आप इसको लेपर्ड स्टेट भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लेपर्ड जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, उसके बाद कर्नाटक में और फिर महाराष्ट्र में। साथ ही फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन को भी शुरू किया है, और इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बना है, जहां पर कि हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है, ये मध्य प्रदेश में है। साथ ही आप ये सभी भी देख लीजिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व ये सभी मध्य प्रदेश में है और आपके स्टैटिक जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लॉन्च पैड स्कीम इसको भी लॉन्च किया है ताकि यूथ को जो है सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। साथ ही मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जो कि किसानों को जो पावर सब्सिडी है वो डीबीटी के थ्रू देगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू देगा। साथ ही फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सीएम ने हाल ही में पंख अभियान को भी लॉन्च किया है नेशनल गर्ड चाइल्ड डे के दिन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको ये बताना है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन 1977 में किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कार्य करता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो चीफ हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ये हैं डायरेक्टर जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने नए प्रशासन ने F-35 जेट की बिक्री किस देश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। तो फ्रेंड्स ये निलंबित कर दी है यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को। तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स जो है F-35 जेट ये यूएई को देने वाला था, लेकिन अब इसमें टेम्परेली सस्पेंड कर दी गई है इसकी सप्लाई यूएई को। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, इसकी करेंसी है यूएई दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहायन। एसबीआई कार्ड के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है रामा मोहन राव अमारा को और इनको 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही फ्रेंड जो एसबीआई कार्ड है इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है और इससे पहले एसबीआई ने चरणजीत अत्रा को अपना न्यू CFO बनाया है यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बनाया है। साथ ही एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पीसी कांडपाल प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना MD एंड CEO भी बनाया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एसबीआई बैंक का, तो एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और यहाँ पर 4 MD हैं जो इनको असिस्ट करते हैं, CS सेठी, अश्विनी भाटिया और स्वामीनाथन जानकी रमन और चौथे हैं अश्विनी कुमार तिवारी। तो अश्विनी कुमार तिवारी जो है ना, यही एसबीआई कार्ड के अभी MD एंड CEO थे, लेकिन अब इनको MD बनाया गया है एसबीआई बैंक का, तो इसलिए इनके बदले अब ये नई अपॉइंटमेंट की गई है।
स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये संभाला है फ्रेंड्स राजेश कुमार जी ने, एयर मार्शल राजेश कुमार जी ने। अगर हम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की बात करें तो इसका गठन वाजपेयी गवर्नमेंट ने 4 जनवरी 2003 को किया था और इसका कार्य होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल है इसका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि एयर मार्शल तेजा मोहन अस्थाना ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 को जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स तमिलनाडु ने और इसने बड़ौदा टीम को हराया है और ये तमिलनाडु का सेकंड टाइटल है और इसके कैप्टन है दिनेश कार्तिक। साथ ही ये मैच खेला गया सरदार पटेल स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है और प्लेयर ऑफ द मैच बने मणिमारन सिद्धार्थ जो कि तमिलनाडु के हैं। डॉक्टर शैवाल गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया ये किस संस्था के संस्थापक थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, साथ ही उनके लिए जो बिहार के एग्जाम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये थे एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI जो कि पटना में है और इसकी स्थापना इन्होंने 1991 में की थी। ये फ्रेंड्स काफी फेमस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड काफी अच्छे स्कॉलर भी रहे हैं और ये बिहार से रहे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 2 फरवरी को और इस बार इसका थीम रहा है वेटलैंड्स एंड वाटर। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशन साइंस एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ये 2021 से जो 2030 का जो डिकेड है इसको यूनाइटेड नेशन डिकेड्स ऑफ ओशन साइंस एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स ये सभी इंफॉर्मेशन आप अपना नोटबुक में वन लाइनर के रूप में लिखते रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की न्याय रिपोर्ट 2020 के अनुसार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत न्यायाधीश महिलाएं हैं? व्हाट परसेंट ऑफ जजेस इन इंडिया आर वीमेन? तो फ्रेंड्स ये है 29%। और ये जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 इसको लॉन्च किया है टाटा ट्रस्ट ने, किसके साथ मिलकर? सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कोस, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और बाकी जो भी है इन सबके साथ मिलकर लॉन्च किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 5 ऐसी हाई कोर्ट हैं जहां पर कोई भी वुमेन जज नहीं है, तो ये भी इस रिपोर्ट में सामने आई है बात। और जो कंट्री के जो प्रिजन इनमेट्स हैं तो उनमें 2/3 ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ हैविंग मोस्ट वुमेन इन इट्स पुलिस फोर्स? सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स में जो वुमेन है वो किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स बिहार में। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ये इस बार इसका 2nd एडिशन है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो बिहार में 25.3% जो है फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं और अगर हम ओवरऑल बात करें पुलिस पर्सनल जो हैं तो उनकी अगर ओवरऑल बात करें तो केवल 10% ही वुमेन हमारे पूरे जो पुलिस विभाग है उसमें है। साथ ही फ्रेंड्स तमिलनाडु में जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर ऑफिसर्स की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा विमेन पुलिस ऑफिसर्स किस राज्य में है? तमिलनाडु में, उसके बाद मिजोरम में। न्याय वितरण के संदर्भ में 18 बड़े और मध्यम राज्यों में किस राज्य को शीर्ष पर रखा गया है? यानी इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द 18 लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स? तो ये रखा गया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र को। और अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो त्रिपुरा इसमें सबसे नंबर 1 पर है। मतलब जस्टिस डिलीवरी मतलब जहां पर जस्टिस जो है काफी तेजी से मिलता है, काफी फास्ट उसका प्रोसेस रहता है, तो ये है महाराष्ट्र। साथ ही दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। जोरोसाइट क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोरोसाइट एक मिनरल है। देखिए ये जो मिनरल है ये मार्स पर पाया जाता है लेकिन हाल ही में अंटार्कटिक आइस पर भी इसके जो है सबूत पाए गए हैं और ये जो है माइनिंग वेस्ट जो होता है उसमें पाया जाता है और काफी रेयरली अर्थ पर ये पाया जाता है और येलो ब्राउन रंग का ये होता है। उद्योग निकाय PHDCCI यानी आप इंडस्ट्री बॉडी को कहेंगे, इंडस्ट्री बॉडी PHDCCI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस में भारत की रैंक क्या है?
तो इसमें भारत की रैंक है सेकंड, और जो जर्मनी है इसमें फर्स्ट है, और साउथ कोरिया इसमें थर्ड है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत का जो करंट अकाउंट सरप्लस है, ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? तो ये रहेगा फ्रेंड्स 2%। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और 2% तक पहुंचा है, और ऐसा हुआ है 17 साल के बाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस संस्थान में एग्री फूड टेकथॉन 2021 का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया इन्होंने आईआईटी खड़गपुर में, और इसमें नाबार्ड के साथ मिलकर ये आयोजन किया गया है। यानी अगर पूछा जाए किसने आयोजन किया, तो आईआईटी खड़गपुर और नाबार्ड ने। साथ ही फ्रेंड्स, इन्होंने, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को भी यहाँ पर लॉन्च किया है। इंद्रजीत देव, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये जाने माने क्या थे? तो फ्रेंड्स, ये एक काफी जाने माने बंगाली एक्टर रहे हैं। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा ने अपने कार्यवाहक प्रमुख यानी एक्टिंग चीफ के रूप में नियुक्त किया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाव्य लाल। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। तो पंजाब ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है, और इस मिशन को फंड जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक, जल जीवन मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, और जो स्टेट बजट है उसमें से। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में आई रखवाली ऐप, इसको भी लॉन्च किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने डिजिटल पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। पंजाब सीएम ने हाल ही में डीजी नेस्ट इस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन को भी लॉन्च किया है। और पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये हैं वीपी सिंह बदनौर। भारत का पहला अपंग यानी एम्प्यूटी क्लिनिक कहां पर खोला गया है या शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है PGIMER चंडीगढ़ में। PGIMER की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। निम्नलिखित में से किसने 30 जनवरी 2021 को सोशल गुड 2020 के लिए प्रतिष्ठित महात्मा पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार जीता है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने, और इसके चेयरमैन है नवीन जिंदल। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो ये महात्मा अवार्ड है, तो इसका गठन किया था अमित सचदेव ने। इन्हें द CSR मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस क्षेत्र में इनका काफी योगदान रहा है, इसलिए इन्हें द CSR मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। किस देश की सेना को आधारिक रूप से तत्माडाओ के रूप में जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भले ही आपके एग्जाम में मान लीजिए ना पूछा जाए, इस तरह से ना पूछा जाए, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह की नॉलेज होती है तो आप में एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, हम भी देश दुनिया में या फिर इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये काफ़ी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। हालांकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? विच कंट्रीज मिलिट्री इज ऑफिशियली नोन एज तत्माडाओ? तो फ्रेंड्स, आंसर होगा म्यांमार। तो देखिए, म्यांमार ने जो है, म्यांमार की जो मिलिट्री है जिसे तत्माडाओ बोलते हैं, इसने हाल ही में 1 साल की इमरजेंसी यहाँ पर लगा दी है। अच्छा, आप ये हेडिंग देखिए, हाउ द मिलिट्री कू अनफोल्डेड इन म्यांमार एंड व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। तो यहाँ पर जो आप ये शब्द देख रहे हैं COUP, इसको कू बोलते हैं, इसको कूप नहीं बोलेंगे, इसको कू बोलेंगे। कू का मतलब होता है तख्ता पलट। तो यहाँ पर मिलिट्री ने जो है सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। साथ ही आप ये वाली भी एक हेडिंग देखें न्यूज़पेपर की, जो बाइडेन थ्रेटन्स सैंक्शंस ऑन म्यांमार, डिमांड्स तत्माडाओ टू सीड पावर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शब्द शुरू यूज किया गया है मिलिट्री के लिए, ये वाला शब्द यूज किया गया है तत्माडाओ, और इसके बाद लिखा है टू सीड पावर। तो सीड का मतलब होता है आत्मसमर्पण। जो आपने पावर, जो आपने ये हथियाई है, इसको आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। साथ ही अगर म्यांमार के बारे में हम जाने तो यहाँ की कैपिटल है नेपिडो, और यहाँ की करेंसी है क्याट, और यहाँ के जो कमांडर इन चीफ है जिनकी आप इमेज देख रहे हैं, इनका नाम है मिन ऑन्ग हलेंग।
तो इन्होंने ही फ्रेंड्स ये तख्ता पलट किया है। और यहाँ पर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इनका नाम है मिंट स्वे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे विन मिंट ये थे, और ऑन सान सू की ये दोनों ही फ्रेंड्स इनको डिटेन एंड डिपोज कर दिया गया है, और इनकी पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनकी पार्टी का क्या नाम है। तो इसी तरह से जो हमारे नेबर्स हैं उनमें जो लीडर्स हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो याद रखना जो ये ऑन सान सू की हैं ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इस पार्टी से संबंधित हैं। आसियान भारत हैकथॉन किस मंत्रालय की पहल है? तो फ्रेंड्स ये पहल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने हाल ही में एग्री फूड टैकाथॉन इसको भी लॉन्च किया है आईआईटी खड़गपुर में। देखिए फ्रेंड जल्दी से आसियान के बारे में जान लेते हैं, जब क्वेश्चन में इसका जिक्र हुआ ही है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके आने वाले एग्जाम में ये काम आएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन केवल इसके लिए जरूरी है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो इन 5 कंट्रीज के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन अब इसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसका सेक्रेटेरिएट ये इंडोनेशिया के जकार्ता में है, और इसका जो मोटो है आसियान का जो मोटो है ये है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और फ्रेंड्स जो 8 अगस्त है ये आसियान डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यह है आसियान का एम्बलम, और जो 2020 में आसियान समिट हुई है ये वियतनाम में हुई है, और 2021 की जो समिट होने वाली है ये ब्रुनेई में होने वाली है। एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का 13वां संस्करण बेंगलुरु के येलहंका में हुआ। तो यह शो फ्रेंड्स कब आयोजित किया जाता है? एनुअली, हाफ ईयरली, एवरी 2 ईयर या एवरी 4 ईयर? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एवरी 2 ईयर। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष ये जो एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो होता है ये इसका आयोजन किया जाता है, और इस बार ये 3 से 5 फरवरी तक चल रहा है। और फ्रेंड्स इसमें ये भी याद रखना, आप सबसे ऊपर देखिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन फ्रॉम 27 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन पर्सन और थ्रू वर्चुअल मोड इन दिस एयर शो। किस राज्य सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 LCA Mk-1A विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा, और ये कुछ 48,000 करोड़ रुपए तक की डील हुई थी, तो इसी की वजह से जो है कर्नाटक सरकार इनको सम्मानित करेगी। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2nd LCA प्रोडक्शन लाइन का भी इनॉग्रेशन किया है। संगीता बहादुर को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स संगीता बहादुर को बनाया गया है माल्टा में, भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर। माल्टा की बात करें तो इसकी कैपिटल है वालेटा, और इसकी करेंसी है यूरो। रघु गुरुराज को किस राष्ट्र के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इनको बनाया गया है साउथ टॉम एंड प्रिंसिपे। तो यहां पर इनको नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है भारत का। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर का उद्घाटन तो ये किया है टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि चाइना के बाद इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, और इंडिया केवल इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर जो 4 मेजर वैरायटी होती हैं सिल्क की, मुलबेरी, एरी, तसर और मूगा, ये चारों ही यहां पर पाए जाती हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम यानी नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कोविड वैक्सीन प्रशासन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फ्रेंड्स इन्होंने अपोलो मेडिस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ।
कारगिल ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की साझेदारी में किस राज्य में पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की है? फ्रेंड, जो ये आप कारगिल देख रहे हैं, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो जो ये कारगिल है ये एक अमेरिका में एक फूड कॉरपोरेशन है। तो फ्रेंड्स, इसने जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर जो राजस्थान में यहाँ पर एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और जो राजस्थान है ये किस लिए न्यूज में रहा? क्योंकि राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, राजस्थान में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत, इन्होंने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का नया फेज शुरू किया है। तो याद रखना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। खाद्य और पेय श्रेणी में यानी फूड एंड बेवरेज कैटेगरी में पश्चिम भारत के लिए पावर वुमेन 2020 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है सोनल बरमेछा ने। और ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज किया गया था द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा। किस राज्य ने शिवालिक श्रेणी के लिए पहला आर्बोरेटम स्थापित किया जहां 210 से अधिक वनस्पतियों का संग्रह है? देखिए, आर्बोरेटम का मतलब होता है वनस्पति संग्रह, कोई ऐसी जगह जहां पर कई सारी वनस्पतियां हों, या बोटेनिकल गार्डन आप कह सकते हैं। तो इस तरह का जो आर्बोरेटम है ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अगर इसी तरह के हम और करंट अफेयर्स की बात करें जो उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड हैं, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क भी हाल ही में ओपन किया गया है। साथ ही आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये फ्रेंड्स उत्तराखंड में है और हाल ही में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और ये उत्तराखंड की पहली साइट है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में मनरेगा वर्किंग डेज को बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। साथ ही फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं, इन्होंने हाल ही में वेदर रेडार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड के जो सीएम है इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और यहाँ पर 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। साथ ही जस्टिस आर.एस. चौहान ये हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। तो ये सभी करंट अफेयर्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना कि शिवालिक रेंज इसको आउटर हिमालयास भी बोला जाता है। तो ये तो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बनता है अगर आप एसएससी या रेलवेज के एग्जाम देते हैं। माउंट किलिमंजारो चोटी जिस पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पर्वतारोही नीतीश सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो फ्रेंड्स, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो तंजानिया में ये लोकेटेड है और ये एक डोरमेंट वोल्केनो है। और अगर हम सी लेवल से इसकी हाइट देखें तो 5895 मीटर इसकी हाइट है। साथ ही फ्रेंड्स, आपकी एक एडिशनल आपको अगर फैक्ट बताया जाए तो इसके 3 वोल्केनिक जो कॉन्स हैं इनका नाम है कीबो, मावेंजी एंड शीरा। पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में 1 फरवरी 2021 से गैर ईएमवी यानी नॉन ईएमवी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स यानी एटीएम से पैसे निकालने के लिए अपने सभी ग्राहकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1 फरवरी से किस बैंक ने ये कह दिया है कि जो नॉन ईएमवी एटीएम्स होंगे वहां से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कहा है पंजाब नेशनल बैंक ने। देखिए, जो ईएमवी एटीएम्स का क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहले जब हम अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते थे उस मशीन में, एटीएम मशीन में, तो तुरंत हम स्वाइप करके बाहर निकाल लेते थे और अंदर की ट्रांजैक्शन चलती रहती थी। लेकिन अब क्या होता है कि वो कार्ड जो है वो अंदर होल्ड रख के रखता है, मशीन अपने अंदर होल्ड रख के रखती है जब तक कि पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो इस तरह के एटीएम्स ही अब लगाए जा रहे हैं, जो पुराने वाले एटीएम से वो हटाए जा चुके हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है ईएमवी की, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा। साथ ही फ्रेंड्स, आपको यह भी जानना चाहिए कि हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है और अब ये 2nd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। साथ ही अगर पीएनबी से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो पीएनबी ने एक अपना कैंपेन भी लॉन्च किया है ताकि डिजिटल बैंकिंग को एनकरेज किया जा सके। इसका नाम है डिजिटल अपनाएं। साथ ही पीएनबी ने हाल ही में ग्राम संपर्क अभियान को भी लॉन्च किया है।
पंजाब नेशनल बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर फिनटेक इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि इसके एडिटर हैं रेणुका सिंह, इसकी एडिटर हैं। और ये दो बुक्स भी हाल ही में लॉन्च हुई हैं जो कि दलाई लामा द्वारा लिखी गई हैं। देखिए पहली है अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इसको इन्होंने फ्रेंच ऑल्ट के साथ लिखा है। दूसरी बुक है द सीड ऑफ कंपैशन, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो दलाई लामा है ये फ्रेंड्स 1959 में तिब्बत से इंडिया एस्केप किए थे, ठीक है। और इनका जो नाम है ये है तेंजिन ग्यात्सो, ये 14वें दलाई लामा है, 14th। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो इसका मुख्यालय है कोल्हापुर में। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि आरबीआई ने हाल ही में कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। इसने एक सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, ये भी महाराष्ट्र में, इसका लाइसेंस भी रद्द किया है। और मुंबई का जो ओल्डेस्ट सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस भी इसने रद्द किया है। साथ ही बिल्कुल हाल ही में वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस भी इसने रद्द कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये सभी हमने कवर किए हुए हैं अपने प्रीवियस सेशन में, तो आपके रिविजन के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। सौरभ चौधरी और मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों फ्रेंड्स शूटिंग से संबंधित हैं, ये शूटर हैं। और देखिए हाल ही में जो है फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, ये जो है कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें इन दोनों ने ही, सौरभ ने और मानू ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। और इन्होंने किया है करनी सिंह रेंज, जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ से इन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। साथ ही ये जो चैंपियनशिप हुई है फ्रेंड्स, फर्स्ट इंडियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें इंडिया ने टॉप किया है। टोटल 11 मेडल यहाँ पर इंडिया ने जीते हैं, 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। भारत ने किस शहर में अपना पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र स्थापित किया है, यानी फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर? तो ये क्या है फ्रेंड्स, चेन्नई में। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इनको रामसर साइट्स बोला जाता है। और भारत में इस तरह की 42 रामसर साइट्स हाल ही में मौजूद हैं। मौजूदा टाइम में 42 रामसर साइट्स हैं। और इस जो ये संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, इसका नाम रहेगा सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, CWCM। और ये चेन्नई बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसका हिस्सा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है वेटलैंड्स एंड वाटर। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इंडिया का पहला डॉग पार्क है, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बनने वाला है? तो ये बनने वाला है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। किस देश ने 2021 IHF पुरुष की हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है फ्रेंड्स डेनमार्क ने। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और जो ये IHF है, इसका मतलब है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। और ये जो प्रतियोगिता हुई है, ये इजिप्ट के कायरो शहर में हुई है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हैंडबॉल होती है, इसमें हर एक साइड 7 मेंबर होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स कहना सही रहेगा। तो 7 पर साइड होते हैं, और इंक्लूडिंग गोलकीपर। और जो ये IHF है, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के बेसल में है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो ये चुना है फ्रेंड्स आत्मनिर्भरता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और साथ में आपको ये भी मालूम होगा कि जो ये 4 फरवरी है, जो अब ये 4 फरवरी है यानी आज, तो इस साल से अब शुरू हो जाएगी कि जो चौरी चौरा इंसिडेंट जो है, इसकी 100th एनिवर्सरी अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्यों?
क्योंकि जो चोरी चोरा इंसिडेंट है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये चोरी चोरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर ये घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ यहाँ पर भिड़ गया था और पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी गई थी। तो इसके कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी रोक दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। भारत का पहला वर्चुअल अकादमी प्रोग्राम रिपब्लिक ऑफ गेमर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है एसुस द्वारा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एसुस ये ताइवान की एक कंपनी है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, यानी फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर? तो ये नियुक्त किया है फेसबुक ने। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है मेनलो पार्क इन यूनाइटेड स्टेट्स। फोर्ड मोटर कंपनी ने क्लाउड आधारित डेटा सेवाओं की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है गूगल के साथ, गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी नामित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। अमेजॉन के नए सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडी जेसी। ये फिलहाल अमेजॉन वेब सर्विसेज के हेड हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ब्लू ओरिजिन जो कि एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं, जो कि फिलहाल अमेजॉन के सीईओ हैं और इन्होंने हाल ही में फैसला किया है कि ये आने वाले 1-2 महीने में अब स्टेप डाउन कर देंगे अपने इस पद से और अब अमेजॉन को 27 साल बाद नया सीईओ मिलने जा रहा है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम ये द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की बात करें तो इनके अनुसार जेफ बेजोस 2020 में सबसे ज़्यादा चैरिटेबल डोनेशन करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अजय सिंह को किस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फॉर्मर इंडिया स्ट्राइकर अभिषेक यादव, इनको हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। साथ ही संजय कपूर को हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और इसी फेडरेशन में जो सेक्रेटरी की पोस्ट रिटेन की थी भरत सिंह चौहान ने। साथ ही हाल ही में नीतल नारंग ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये हाल ही के करंट अफेयर्स हैं, आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉय डी मियो एक सफल चेहरे और डबल हैंड ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। वह किस देश के हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएस से, और स्पेसिफिकली बात करें तो न्यू जर्सी से। तो इनका जो है एक कार एक्सीडेंट में एक हादसा हुआ था, कार एक्सीडेंट की वजह से इनकी जो है 80% बॉडी काफ़ी बर्न हो गई थी, काफ़ी उस पर घाव वगैरह आ गए थे। तो अब इनके दोनों हाथ और इनका जो चेहरा है इसको ट्रांसप्लांट किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 16वें संस्करण का आयोजन स्थल क्या है? तो इसका आयोजन स्थल है राजस्थान। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि हाल ही में इंडिया और फ्रेंच ने एक एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इसको किया है और ये भी राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुई है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज की लिस्ट तैयार की गई है, तो आप देख सकते हैं फ्रांस के साथ भारत कौन कौन से एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज शक्ति एंड वरुण, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तिक, मालदीव्स के साथ यूकोवेरिन, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ इम्बेक्स, नेपाल के साथ सूर्य किरण, ओमान के साथ अल नगा, नशीम अल बहर एंड ईस्टर्न ब्रिज। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही रशिया के साथ इंद्र, सीसेल्स के साथ लामितिये, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री एंड श्याम भारत, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, यूके के साथ यूनाइटेड किंगडम के साथ कोंकण। किस उम्र में कश्मीर की आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं? तो ये बनी है फ्रेंड्स 25 साल में। और बात करें तो इन्होंने
बॉम्बे फ्लाइंग क्लब BFC से अपना एविएशन में ग्रेजुएशन प्राप्त की है और 2017 में इन्हें कमर्शियल लाइसेंस मिल गया था। मानव बिरादरी यानी ह्यूमन फ्रेटर्निटी के लिए जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B, यानी लतीफ़ा इब्न जियातन एंड एंटोनियो गुटेरेस। तो फ्रेंड्स, जो ये लतीफ़ा हैं ये फ्रेंच मोरक्कन एक्टिविस्ट हैं और एंटोनियो जो हैं ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने पीस और इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया है। 2020 की लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग यानी ग्लोबल रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 53। तो इसमें भारत की 53वीं रैंक है और इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने। इसने एक रिपोर्ट जारी की है, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, EIU का हेडक्वार्टर्स है लंदन इन UK। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है ये 2019 में 6.9 था और इस बार ये स्कोर हो गया है 6.61। इसमें टोटल 167 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही इंडिया को इसमें फ्लॉड डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया है। देखिए, इसमें कई तरह की डेमोक्रेसी में इन्होंने बांटा है। एक तो फुल डेमोक्रेसी जो सबसे अच्छी है, फिर हाइब्रिड रेजिम के उसमें बांटा गया है, एक इन्होंने दिया है ऑथोरिटेरियन और फिर दिया है फ्लॉड। तो फ्लॉड डेमोक्रेसी में भारत को इन्होंने रखा है। साथ ही ये सबसे अच्छी डेमोक्रेसी वाली कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी की व्यवस्था काफी अच्छी है, नॉर्वे, फिर आइसलैंड, फिर स्वीडन, फिर न्यूजीलैंड एंड देन कनाडा। साथ ही 2019 में भारत की इसी इंडेक्स में रैंक थी 51, यानी 2 स्थान भारत गिरा है। CBI के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला, यानी इंटरिम CBI चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण सिन्हा, जो ऑप्शन बी है RK शुक्ला। अब तक ये CBI के चीफ थे, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया है, इसलिए प्रवीण सिन्हा को यहाँ पर CBI का इंटरिम चीफ बनाया गया है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो CBI की पावर है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसको दी गई है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड कैंसर डे। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है आई एम एंड आई विल। महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं अनीश शाह। महिंद्रा फाइनेंस का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। तो हाल ही में इसकी एक काउंसिल की जो पहली बैठक है ये हाल ही में संपन्न हुई है। तो इस काउंसिल में क्या है कि इन्होंने ये फैसला किया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। साथ ही इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया भी एक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, द नीदरलैंड्स एंड द यूनाइटेड किंगडम। देखिए, जो ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप में अंतर ये होता है कि जो रेडियो टेलीस्कोप है ये इनविजिबल गैस को डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये स्पेस के उन एरियाज को लोकेट कर सकता है जो कॉस्मिक डस्ट के कारण छिप जाते हैं। तो ये इसका एडवांटेज होता है। साथ ही फ्रेंड्स, डॉक्टर कैथरीन सेजरस्काई, इनको ये जो काउंसिल है स्काउ काउंसिल, इसके चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। सिसले टाइसन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो ये फ्रेंड्स काफी फेमस एक्टर और फैशन डिजाइनर रही हैं और ये USA से थी। पाकिस्तान ने गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर्स। किस राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने E-वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने, और इनका नाम है N रमेश कुमार। तो इन्होंने इसलिए किया है ताकि जो पोल रिलेटेड इरेगुलरिटीज हैं उनको यहां से डिटेक्ट किया जा सके। E-वॉच ऐप।
गुयेन फू ट्रोंग किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रेंड्स ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं और हाल ही में इसलिए ये न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि जो वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी है इन्होंने फिर से इन्हें जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है और ये इनका तीसरी बार है कि ये अपना 5 ईयर टर्म अब शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही वियतनाम की कैपिटल है हनोई और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं गुयेन जुआंग फूक। किस संगठन ने 2020 को द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड माना है? Which organization confirmed 2020 as the worst year on record? तो आंसर होगा ऑप्शन डी UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा एक ये रिपोर्ट भी जारी की जाती है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। साथ ही इसका हेडक्वार्टर्स है स्पेन के मैड्रिड में। हाल ही में सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त होने के कारण किशोर बियानी को सिक्योरिटीज बाजार से 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वह निम्नलिखित में से किसके सीईओ हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। गैरकानूनी तरीके से शेयर बेचकर या खरीदकर लाभ कमाना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। या आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति उस कंपनी की जो अंदरूनी जानकारी है उसका फायदा उठाकर उसके शेयर खरीदकर या बेचकर गलत ढंग से मुनाफा कमाता है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए किसी भी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसको पता होता है कि कब हमारी कंपनी को फायदा होने वाला है और कब घाटा होने वाला है। हम कौन से ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं जिनसे हमें फायदा होगा और जिनसे हमें नुकसान होगा। तो इसी का फायदा कभी कभी जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो उठा लेते हैं और वो उसी हिसाब से अपने जो शेयर हैं उनको बेच भी देते हैं और शेयर खरीद भी देते हैं। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है इनको फ्रॉड प्रैक्टिस कहते हैं और सेबी ने इन सबको बैन किया हुआ है। सेबी की बात करें यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है ये है अजय त्यागी। उस पहले निजी जनरल इंश्योरर यानी प्राइवेट जनरल इंश्योरर का नाम बताइए जिसे गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर में है यहां पर एक ऑफशोर इंश्योरेंस ऑफिस खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से मंजूरी मिली है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए जो IFSC है यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो इसने हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को एक अप्रूवल दे दिया है कि आप यहां पर अपना ऑफशोर इंश्योरेंस ऑफिस खोल सकते हैं। तो देखिए इससे क्या फायदा होगा, जो अब ये ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है ये अब जो भी वो कॉरपोरेट इंडिविजुअल्स हैं यानी या फिर जो इंडियन इस तरह के लोग हैं जो ओवरसीज लोकेटेड हैं या फिर इनके जो क्लाइंट हैं जो कि फॉरेन किसी लोकेशन में रहते हैं तो उनको भी अपने इंश्योरेंस अभी ये बेच सकते हैं। देखिए दो टर्म होती है, एक तो इंश्योरेंस, एक होता है री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आप सभी जानते हैं कि जो ये कंपनीज करती हैं उनको इंश्योरेंस बोलते हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है कि जो ये कंपनीज होती हैं जो इंश्योरर होती हैं ये भी अपना इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से करवा कर रखती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बड़ी अमाउंट का कोई क्लेम इनके पास आ जाए तो उस अवस्था में इनके ऊपर काफी बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए ये री इंश्योरेंस भी करा कर रखती हैं यानी अपना इंश्योरेंस भी करा कर रखती हैं। तो ये टर्म भी आप याद रखना, री इंश्योरेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ICICI लोम्बार्ड के MD एंड CEO हैं भार्गव दासगुप्ता। साथ ही फ्रेंड्स जो ये आपके सामने टर्म आई थी अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इसके चेयरमैन है इंजेती श्रीनिवास। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं केन विलियमसन। देखिए जो ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसमें 9 टीम्स शामिल हैं, 9 टीम इसमें शामिल है, 71 टेस्ट इसमें खेले जाने हैं और 27 सीरीज इसमें खेली जानी है। तो ये अगस्त 2019 से शुरू हुई है, 2 साल के लिए खेली जाएगी और जून 2021 में इसका फाइनल होने वाला है। तो जो इस तालिका में जो टॉप 2 टीम होंगी वो जून 2021 में इसका फाइनल खेलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस यानी भारत की आज़ादी का जो 75वां साल है उसको अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जाएगा। और इसका सेलिब्रेशन शुरू भी हो चुका है।
तो अब जो 15 अगस्त 2022 होएगा उसमें भारत को 75 साल हो जाएंगे आज़ादी प्राप्त किए हुए। और साथ ही फ्रेंड्स आप इसी तरह की एक टर्म ये भी याद रखना, स्वर्णिम विजय वर्ष। तो ये क्या है, तो भारत ने जब पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी 1971 की लड़ाई में, तो उसकी जो 50th एनिवर्सरी है उसको नाम दिया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। और दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है और भारत इसी की वजह से विजय दिवस भी मनाता है 16 दिसंबर को। पहला जैव ईंधन से संचालित कमर्शियल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड कमर्शियल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? तो आंसर होगा ब्लू स्विफ्ट। तो इस कंपनी ने बनाया है और ये पूरी तरह से जो है बायोफ्यूल से संचालित है और इसको लॉन्च किया गया है लॉरिंग कॉमर्स सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स से और ये 20 फीट टॉल है और इसका मास है 250 kg। और जो ये कंपनी है ब्लू स्विफ्ट, इसके सीईओ हैं शाचा डेरी। हाल ही में हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने डोमिनिक ओंगवेन को किस देश में मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया है? देखिए एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ये जानने के लिए मिल गया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कहाँ पर है, ये हेग में है, नीदरलैंड्स में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स जो ये डोमिनिक ओंगवेन है, इन्होंने काफ़ी क्रूरता फैलाई और कहाँ पर फैलाई, ये फैलाई है युगांडा में। तो और ये जो है यहाँ पर एक लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी थी, तो इसके ये कमांडर रह चुके हैं। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अत्याचार किए लोगों के ऊपर और इनको व्हाइट आंट के नाम से भी जाना जाता है। और युगांडा की बात करें तो इसकी कैपिटल है कंपाला और यहाँ की करेंसी है युगांडन शिलिंग। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल से 3 मेड इन इंडिया एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH प्राप्त किए हैं? तो ये प्राप्त किए हैं इंडियन नेवी ने। साथ ही जो नवल स्टाफ के चीफ हैं इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 10.5%। और ये भी आपको जानना चाहिए कि इस बार जो थी ये 6th बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू इन्होंने दिया है। और हाल ही में IMF ने भी ये कहा है कि जो भारत का जो वित्त वर्ष 22 रहने वाला है, इसमें भारत की जो GDP है ये 11.5% से ग्रो करेगी। साथ ही और इससे जुड़े और भी पॉइंट देख लेते हैं। तो इसने रेपो रेट को अनचेंज रखा है RBI ने 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35%। साथ ही CPI इन्फ्लेशन इसको 5.2% रखा है 4th क्वार्टर के लिए। और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट इसको भी अनचेंज रखा है 4.25% के लिए। और TLTRO ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है टर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स ये अभी तक बैंक्स के लिए ही अनाउंस की गई थी, तो अब इसको NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है, इनके लिए भी लागू कर दिया गया है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये भी निकल के आया है कि अब वन नेशन वन ओम्बुड्समैन ये स्कीम भी जून 2021 से लागू कर दी जाएगी। तो ये सभी पॉइंट्स आपके बैंक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है कोलकाता में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में गोवा में जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है, यहाँ पर बांग्लादेश फोकस कंट्री रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस जिले में भारत के पहले हेलीपोर्ट, राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये किया है इन्होंने माजुली में। माजुली क्या है? ये एक रिवर आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। और असम की जो है वो राजधानी दिसपुर है और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली कार्यक्रम को संबोधित किया? डायमंड जुबली मतलब 60वीं सालगिरह। तो ये किया है गुजरात हाई कोर्ट की। और गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनका नाम है विक्रम नाथ।
शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय किया है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू नेम रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स फंडेड अंडर समग्र शिक्षा आफ्टर हुज नेम। तो इसमें नाम रहेगा, आंसर होगा इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनको क्या नाम जाना जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स। बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन अर्बन के लिए कुल कितना परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, यानी कुल कितनी आउटले इसमें प्रस्तावित की गई है? तो आंसर होगा 2,87,000 करोड़ रुपीस। साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जल जीवन मिशन है इसका टारगेट क्या है कि हर एक घर में टैप वाटर का कनेक्शन हो। कब तक? 2024 तक। भारत और किस देश ने अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में भागीदारी बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये की है बहरीन के साथ। और बहरीन जो है इसकी कैपिटल है मनामा और यहाँ की करेंसी है बहरेनी दिनार। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कितने वर्षों तक रूस के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 5 साल के लिए। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना। तो इस ट्रीटी के तहत क्या है? ये सबसे पहले तो ये 2011 से लागू हुई है और इसके तहत जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया है ये 1550 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड्स कैरी नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने यहां पर पहली ई कैबिनेट को शिमला में लॉन्च किया है। शिमला यहाँ की कैपिटल है। तो ई कैबिनेट यानी कि अब जो कैबिनेट है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, जो भी काम होगा वो डिजिटल ही होगा। तो इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च की गई है, ई कैबिनेट एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में कार्यरत जापानी निगमों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जापान के MUFG बैंक के साथ समझौता किया है? यानी विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज टाइड अप विद जापान्स MUFG बैंक फॉर सर्विंग जापानीज कॉर्पोरेशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया? तो इसका सही आंसर रहेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो इसने हाल ही में आई मोबाइल पे इसको भी लॉन्च किया है और इसने नियो के साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया है MSMEs के लिए। साथ ही ICICI बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला है नेपाल में और इसने कार्डलेस EMI की सुविधा भी प्रदान की है। साथ ही इसने माइन इस प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। साथ ही इसने होम उत्सव जो कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है इसको भी शुरुआत की थी। साथ ही ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था स्टार्टअप्स के लिए। साथ ही ICICI बैंक ने InstaFX मोबाइल ऐप को भी हाल ही में लॉन्च किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के संपूर्ण IT इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष ऑडिट करने के लिए एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल IT फर्म की नियुक्ति की है? तो फ्रेंड्स ये की गई है HDFC बैंक की। देखिए जब भी किसी फर्म में कोई गड़बड़ी का अनुमान होता है तो वहाँ पर जो है ऑडिट किया जाता है, उसके अकाउंट्स का और भी उसकी जो कार्य प्रणाली है उसका ऑडिट किया जाता है। तो यहाँ पर शब्द यूज किया गया है एक्सटर्नल प्रोफेशनल IT फर्म, है ना। तो देखिए जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट है तो कंपनी में एक ऑडिट टीम भी रहती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट टीम। लेकिन जब इंटरनल से ना कराकर बाहरी किसी संस्था से, जो कि जानी मानी कोई संस्था हो भरोसेमंद, उससे जब ऑडिट कराया जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल ऑडिट फर्म। तो यहाँ पर RBI जो है अब इसका एक्सटर्नल किसी प्रोफेशनल IT फर्म से इसका ऑडिट कराने वाली है। तो ये जो है IT से रिलेटेड यहाँ पर इसकी चेक होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हाल ही में कई बार HDFC को जो फटकार भी लगा चुका है, फाइन भी लगा चुका है RBI, क्योंकि यहाँ पर कभी नेट की सुविधाएं बंद हो जाती हैं तो कभी सर्वर डाउन हो जाता है, इस तरह की यहाँ पर दिक्कतें आती रहती हैं। और ये करेगा, ये किसके तहत एक्सटर्नल प्रोफेशनल IT फर्म की नियुक्ति की गई है? ये की गई है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 31B के तहत। निम्नलिखित में से कौन 5 लाख लाभार्थियों के कोविड-19 टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर इससे जुड़े हमें करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर जो ये सीएम है इनका नाम योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की जो गवर्नर है ये आनंदीबेन पटेल हैं जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है और कैपिटल है लखनऊ। अब देखते हैं यहाँ की जल्दी से करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूपी पीसीएस का फॉर्म भी आ चुका है तो आपके लिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है इसमें ज्यूरिक फर्म ने यूपी गवर्नमेंट के साथ हस्ताक्षर किए हैं इसको डेवलप करने के लिए। साथ ही कास्ट और जो भी कास्ट आइडेंटिटी स्टिकर्स हैं इनको भी कार्स या बाइक्स पर लगाने पर बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। साथ ही सिख गुरुओं का जो इतिहास है उसको यहाँ पर स्कूल सिलेबस में ऐड किया जाएगा और यहाँ पर एक विरासत स्कीम को भी लॉन्च किया है ताकि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जो लैंड से जुड़ी जो भी विवाद है उनको निपटाया जा सके। साथ ही यहाँ की जो कीथम लेक है जिसे सूर सरोवर भी बोलते हैं, आगरा के पास है ये, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से हर घर नल योजना की शुरुआत की है। साथ ही यूपी सीएम आदित्यनाथ ने यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया है और यहाँ पर एक मिशन शक्ति एक कैंपेन भी शुरुआत की गई है जो कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। साथ ही 36,402 करोड़ रुपए की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सीएम ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की है और यहाँ के सीएम ने ये कहा है कि नोएडा में इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी बनेगी। साथ ही यहाँ के सीएम ने अगर आप अपने कोविड-19 सेंटर को लोकेट करना चाहते हैं कि आपके आसपास कहां पर है तो उसके लिए मेरा कोविड केंद्र इस ऐप को भी लॉन्च किया है। साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने हाथ धोना रोके कोरोना इसको भी लॉन्च किया है कैंपेन को और इन्होंने एक स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को भी लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश जो है इसने इंडिया का पहला फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड रूफटॉप सोलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आरोग्य मेला इसकी भी शुरुआत की है। साथ ही किसान कल्याण मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसका मकसद किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना है। साथ ही इंडिया की फर्स्ट विमेन टीम जो कि डिजास्टर कॉम्बैट में अपना सहयोग कर सके ये भी उत्तर प्रदेश एक गढ़ मुक्तेश्वर टाउन है, यहाँ पर इन्होंने अपना ऑपरेशन जो है किया है। साथ ही यहाँ के सीएम ने स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को भी हाल ही में इनॉग्रेट किया है झांसी में और इन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश सीएम ने हाल ही में उद्यम सारथी इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जहां पर किसी एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप्स हैं। तो ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यहाँ 2 एयर स्ट्रिप्स बनाई गई हैं। तो ये सभी करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्वेत वस्तुओं यानी व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना कब से शुरू होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल। देखिए जो इलेक्ट्रिक गुड्स हम घर में यूज़ करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, टिपिकली ये वाइट कलर के होते हैं तो इन्हें वाइट गुड्स कहते हैं। अब इस स्कीम की बात करते हैं तो ये स्कीम वाइट गुड्स के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा शुरू की जाएगी। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करता है। इस स्कीम के तहत जो भी निर्माता या उत्पादक किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इंसेंटिव अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित वस्तुओं की बढ़ती मांग के आधार पर 4 से 6% का रहेगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसमें जो सेक्रेटरी हैं इनका नाम है गुरु प्रसाद मोहापात्रा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आसाम। तो ये मेला जो है आसाम में आयोजित किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमन, इन्होंने यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा जो टी गार्डन वर्कर्स हैं उनमें प्रत्येक को 3,000 रुपये आवंटित किए हैं और इस मेले का यही मकसद रहा है कि इनको जो है इनकी जो स्थिति है, जो इनकी एग्रीकल्चर करने की जो कंडीशन है उसको और अच्छा बनाया जा सके, साथ ही इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सके। आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आसाम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हाल ही में आसाम का फर्स्ट हेलीपोर्ट ये आसाम के माजुली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है। आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ये मैंने आपको बता दिया, और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ की कैपिटल है दिसपुर।
एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, L&T यानी लार्सन एंड टोब्रो। तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं और इनको नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, जो ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने वाली काउंसिल है। अच्छा, अभी जो ये इनको एस.एन. सुब्रमण्यम जी की जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा की गई है 3 साल के लिए। L&T का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा की गई थी और ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत एज अ पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। गूगल क्लाउड द्वारा किसे भारत में नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिक्रम सिंह बेदी। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1.1 बिलियन $US में अल्कोहल डिलीवरी प्लेटफॉर्म ड्रेजली खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? यानी कौन इस जो ये ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ड्रेजली, इसको कौन खरीदेगा? तो इसको खरीदेगी ओवर और ओवर के सीईओ हैं दारा खोसरो शाही। तो फ्रेंड, जो ये ड्रेजली है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है और ये अल्कोहल डिलीवर करती है अपने ऐप के थ्रू। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फेडरल बैंक द्वारा शुरू की गई विशेष बचत खाता योजना का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि सब में फेड है, ये तो आंसर हो ही सकता है, लेकिन जो इनमें सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, फेड फर्स्ट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फेडरल बैंक है, इसके एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर श्याम श्रीनिवासन और जो श्याम श्रीनिवासन है, ये हाल ही में इसलिए भी चर्चा में थे क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है और जो ये फेडरल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर्स है आलुवा इन केरला। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में ग्रुप मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं मनोज भाट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो अनीश शाह हैं, इनको महिंद्रा फाइनेंस के चेयरमैन के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। दुनिया के सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर हाल ही में कहाँ खुली है? इसका नाम है, स्विंग राइड का नाम है बॉलीवुड स्काई फ्लायर। तो ये कहाँ पर खुली है? तो ये फ्रेंड्स दुबई में खुली है। देखिए, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, तो जो ये आप स्टार देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पर इससे रोप्स कनेक्ट रहती हैं और लोग भी इसमें फेस टू फेस करके बैठे रहते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी टॉल है, 460 फीट टॉल ये जो है वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्विंग है और दुबई में एक बॉलीवुड पार्क नाम की जगह है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। इसकी हाइट जो है, जो इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड्स हैं उनकी जितनी इसकी हाइट है। निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अपना आवेदन वापस लेने का निर्णय किया है? तो ये निर्णय किया है फाइजर ने। फाइजर जो है ये एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। देखिए, जो ये फाइजर है, तो ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन भी किया था और अब इसने अपना आवेदन वापस कर लिया है। यहाँ पर आपको एक जानने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि आप देख भी रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत कार्य करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं, ये होते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इस वक्त हैं डॉक्टर वी.जी. सोमानी। तो जो भी भारत में ड्रग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल्स होता है, इंपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है सेट किए जाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? वो करता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा मंत्रालय वित्त वर्ष 22 में MCA 21 संस्करण 3.0 पोर्टल लॉन्च करेगा? तो MCA इसी नाम से पता चल रहा है कि क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। तो आंसर सही होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
तो ये जो पोर्टल है, ये जो है जो कंपनी लॉज के अंतर्गत जो भी फाइलिंग सबमिट करनी होती हैं वो इसी के थ्रू अब सबमिट की जाएंगी, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो फाइलिंग हो वो भी इसी के थ्रू सबमिट की जाएंगी। और निर्मला सीतारमन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में यूनियन मिनिस्टर हैं। किस फूड डिलीवरी स्टार्टअप ने 300 फूड स्ट्रीट विक्रेताओं यानी वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोमैटो। किस क्षेत्रीय एयरलाइन ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय मार्गों के लिए मेड इन इंडिया डॉर्नियर विमानों को शामिल करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच रीजनल एयरलाइन हैज साइंड एन MOU विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू इंडक्ट मेड इन इंडिया डॉर्नियर प्लेन्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रूट्स? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलायंस एयर। फ्रेंड, जो अलायंस एयर है ये एयर इंडिया की होली ऑन्ड सब्सिडरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किस देश से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इससे पहले हम इस बारे में बात करें तो पहले आपको ये बता दें कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका जो एम है वो ये एम है कि हम 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बन जाएंगे। साथ ही आपको स्ट्रैटेजी के लिए ये भी जानना चाहिए कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है ये गुजरात के जामनगर में है और ये रिलायंस द्वारा ऑपरेट की जाती है। अब बात करते हैं जो ये कार्बन न्यूट्रल ऑयल है इसकी, तो ये ऑयल प्रोवाइड कराया गया है ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स ने, जो कि एक जो ऑक्सीडेंटल यहाँ की ऑयल मेजर कंपनी है इसका एक डिवीजन है। तो कार्बन न्यूट्रल ऑयल क्या होता है? देखिए, जब हम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके दौरान जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो अब क्या किया जाता है, एमिशन के दौरान अगर हम उसको एग्जॉस्ट पाइप से उस कार्बन को कैप्चर कर लें तो जो वातावरण में हमारे कुछ भी कार्बन नहीं जाता है, कुछ भी ग्रीन हाउस तब हमारे एनवायरनमेंट में नहीं जा पाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप से हमने उस कार्बन को कैप्चर कर लिया है। तो इस तरह से जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल ऑयल। इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश दुबई के वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स पासपोर्ट कार्यक्रम में शामिल हो गया है? तो ये शामिल हुआ है अपना भारत। तो 3 देश हो गए, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और भारत। तो फ्रेंड्स, जो ये वर्ल्ड लॉजिस्टिक पासपोर्ट है ये दुबई द्वारा शुरू किया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका मकसद ये है कि ट्रेडिंग को इंक्रीज किया जा सके और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो भी रुकावटें हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए जो भी रुकावटें होती हैं उसको दूर किया जा सके। तो इसमें जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इन सभी को इसमें ऐड किया गया है। अशोक डिंडा ने हाल ही में किस खेल से रिटायर होने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन ने $50,000 राशि का वैश्विक छात्र पुरस्कार लॉन्च किया है, यानी ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज, इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चेक एंड वर्की फाउंडेशन द्वारा। तो दोनों अलग अलग फाउंडेशन है और इन दोनों ने मिलकर इस ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज को लॉन्च किया है। तो ये उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने की सोसाइटी में और लर्निंग पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला है, और इसको आप ग्लोबल टीचर प्राइज, इसके सिस्टर प्राइज भी आप कह सकते हैं। जो ग्लोबल टीचर प्राइज है इसकी राशि होती है $1 मिलियन। द्विजेंद्र नारायण झा, जिन्हें DN झा भी कहते हैं, हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एन एमिनेंट। तो जो DN झा है इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये एक प्रख्यात क्या थे? तो ये एक प्रख्यात हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, काफी फेमस इतिहासकार रहे हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। हाल ही में जेहान दारूवाला F3 एशियाई चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? तो ये चैंपियनशिप आयोजित की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इन्होंने यहाँ पर रेस जीती है, ये चैंपियनशिप अभी नहीं जीती है, यहाँ पर एक इन्होंने रेस जीती है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये जेहान दारूवाला है ये मुंबई फॉल्कन्स के लिए यहाँ पर रेस कर रहे हैं। और इसी के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो मुंबई फॉल्कन्स हैं ये भी फर्स्ट इंडियन टीम बनी है जिन्होंने फॉर्मूला 3 रेस जीती है एशिया में।
साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।